बच्चों, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं उसके फर्स्ट सेगमेंट के कुछ लेक्चर्स में हमने बायोडाइवर्सिटी को विस्तार से समझा है। अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन या संरक्षण कैसे करते हैं इसको पढ़ना शुरू करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे जैव विविधता का संरक्षण। अब जैव विविधता का संरक्षण या कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं, किन किन तरीकों से करते हैं, ये तो हम देखेंगे ही। इसके पहले देखा जाए कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की जरूरत क्या है, उसके कारण क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्या है। नहीं तो हमने एक छोटा सा टॉपिक बना रखा है, रीजन्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के संरक्षण के कारण, रीजन। नहीं, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के जितने भी कारण हो सकते हैं, जितने भी रीजन हो सकते हैं, उनको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तीन पार्ट में उनको बांट दिया है। फर्स्ट को बोल रहे हैं नैरो यूटिलिटेरियन, सेकंड को बोला ब्रॉड यूटिलिटेरियन और थर्ड है इथिकल रीजंस। ठीक है ना, तीनों को हम लोग समझेंगे। नैरो यूटिलिटेरियन मतलब इसमें है क्या कि मनुष्य बायोडाइवर्सिटी का अपने बेनिफिट में जो उपयोग करता है, अपने लाभ के लिए जो उपयोग करता है, या जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है, उन सब को हम लोग नैरो यूटिलिटेरियन में रखे हैं। ठीक है ना। थोड़ा ब्रॉड यूटिलिटेरियन को अगर देखा जाए तो विस्तृत स्तर पे बायोडाइवर्सिटी से जो कुछ भी नेचर को मिलता है, जो नेचर को बेनिफिट है बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन बींग्स के सहित, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, जो अमूल्य है, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहां पर ब्रॉड यूटिलिटेरियन। और थर्ड है इथिकल रीजन्स, जिसको कि हम लोग समझने वाले हैं। अब आते हैं पहले नैरो यूटिलिटेरियन में। तो मनुष्य को बायोडाइवर्सिटी से ही फूड मिलता है। जरा सोच के देखो, अगर ये बायोडाइवर्सिटी हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेंगे, तो भोजन का अभाव हो जाएगा। ये तो हम लोग पिछले ही चैप्टर से लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स, जीव एक दूसरे पर फूड के लिए निर्भर होते हैं, और वो क्या होते हैं, फूड चेन्स और फूड वेब के भाग होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो इसका मतलब कि फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमको फूड भी प्रॉपर नहीं मिलेगा, या दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फूड नहीं मिलेगा। तो फूड के लिए हम लोग क्या करें, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन या संरक्षण करें। ठीक है, ऐसे ही जो ऑयल्स मिलते हैं, प्लांट से ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल आप खाते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, मूंगफली के ऑयल का यूज करते हैं, नहीं, तमाम तरह के जो ऑयल्स हैं वो कहां से मिलते हैं, वो मिलते हैं हमको प्लांट से। ऐसे ही जो फैट हैं, नहीं, वह साइज को बोलते हैं, जो फैट हैं वह मिलते हैं एनिमल बॉडी से। तो ये फैट और ऑयल्स भी नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हम करते चले जाएंगे। तो अगर एनिमल और प्लांट स्पीसीज का हम लोग लॉस करते चले जाएंगे, तो फैट और ऑयल्स हमको ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। तो इनको प्राप्त करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जरूरी है। नहीं, फायरवुड्स, जलावन की जो लकड़ियां हैं, आज भी चले जाओगे तो गांवों का एक बड़ा भाग, गांव में जो पॉपुलेशन है, ग्रामीण जो जनसंख्या है, उसका एक बड़ा भाग आज भी लकड़ी पर अपना फूड बनाता है। हम लोग को फायरवुड बोल रहे हैं। और भी कई तरह के कार्यों में हम लोग वुड का, लकड़ी का उपयोग जलाने के लिए करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये फायरवुड कहां से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये चाहिए तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जरूरी है। फाइबर्स पर हम लोग आते हैं। यहां देखो तो फाइबर्स, रेसे, हिंदी में इनको हम लोग रेसा बोलते हैं। फाइबर्स को हम जो सूती वस्त्र पहनते हैं, कॉटन का जो हम लोग जो क्लॉथ पहनते हैं, वो कहां से आता है, कॉटन नहीं, वो आता है कॉटन प्लांट से, वो एक फाइबर है। तो जरा सोच के देखो, तो ये हम लोग को क्लॉथ मटेरियल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आप लोग जूट का नाम जानते होंगे, नहीं, जूट से भी कई तरह के, पटुआ भी कई जगह बोलते हैं, पटवा उसको, नहीं। तो कई क्या है, हम लोग इन सारे चीजों से फाइबर निकालते हैं और फाइबर से क्लॉथ बनाते हैं, बोरियां बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, नहीं, कई तरह की चीजें बनाते हैं। तो फाइबर भी कहां से, तो बायोडाइवर्सिटी से, प्लांट वर्ल्ड से मिलता है हमको। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जिसमें हमने टिम्बर का नाम लिख रखा है, नहीं,
कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, घर बनवाते हैं आप तो घर में कई तरह से आप क्या करते हैं, लकड़ियों का यूज करते हैं, जिनको हम लोग टिम्बर वर्क या टिम्बर वुड बोलते हैं। आप दरवाजा बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, तरह तरह के फर्नीचर्स बनाते हैं, उन सब में आपको प्लांट चाहिए होता है। तो आप सोच के देखो, जब हम प्लांट का कंजर्वेशन नहीं करेंगे, नया प्लांट नहीं लगाएंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की कमी हो जाएगी। सॉरी। चलो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्या होती हैं, प्राप्त की जाती हैं प्लांट से, जिनका ओरिजिन प्लांट होता है। जैसे रेजिन्स हैं, डाई हैं, रंग, कलर नहीं, टैनिन्स हैं, परफ्यूम्स हैं, कई सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, परफ्यूम वाले प्लांट्स होते हैं, नहीं, अच्छा सुगंध होता है उनका। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी हमको कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आओ तो ड्रग्स, दवाएं, औषधियां, 25% ध्यान रखना है कि नॉट ओनली 25% बट मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। 25% से ज्यादा जो औषधियां हैं बाजार में, उनका ओरिजिन, उनका उत्पत्ति प्लांट से होता है, मतलब वो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। नहीं, आपको एक मेडिसिन बताया था, टेक्सोल, कैंसर पढ़ा रहा था, तो ओरिजिन क्या है, प्लांट, यू ट्री से प्राप्त होता है। नहीं, मलेरिया का एक मेडिसिन है कुनैन, सिनकोना प्लांट से प्राप्त होता है। अभी देखो, अभी कोरोना फैला हुआ है, कोरोना के लिए बाबा रामदेव एक मेडिसिन निकाल दिए, कोरोनिल। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन उसका प्लांट है, हर्ब्स हैं। तो 25% से ज्यादा ऐसे मेडिसिन हैं जो कि औषधियां हैं, जो कहां से प्लांट प्राप्त करते हैं, प्लांट से। तो बोलो, अगर इतना सब कुछ चाहिए हमको जीने के लिए, तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन तो करना पड़ेगा, जैव विविधता का संरक्षण तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इनको हमने रखा नैरो यूटिलिटेरियन के श्रेणी में। दूसरा, ब्रॉड यूटिलिटेरियन। नहीं, ब्रॉड यूटिलिटेरियन ऐसी उपयोगिता बायोडाइवर्सिटी की जो अमूल्य है, जिनका मूल्य नहीं लगाया सकता। मानव लाख प्रयास कर ले, उपयोग, ये जो बायोडाइवर्सिटी से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको मानव अपने से विस्तृत स्तर पे, ब्रॉड लेवल पे नहीं तैयार कर सकता है। तब क्या होगा, वैसे ब्रॉड प्रोडक्ट्स के लिए हमको बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन या संरक्षण करना जरूरी है। अब ऐसे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, अब देखो यहां पे लिखा है, आपको पढ़ाया था इकोसिस्टम सर्विसेज, याद है? पिछले चैप्टर में इकोसिस्टम में पढ़ाया था, इकोसिस्टम सर्विसेज। और जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जो पारितंत्र की सेवाएं हैं, वो बायोडाइवर्सिटी से ही तो मिल रही हैं। अगर नहीं होगा बायोडाइवर्सिटी या घटेगा तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम सर्विसेज भी घट जाएंगे। देखते हैं वो सर्विसेज कौन कौन से हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जनरेशन। सबको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके बाद से उस प्रोसेस में O2 गैस, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अब जरा सोच के देखो, आप लेबोरेटरी में अगर ऑक्सीजन बनाते हैं, कितना ऑक्सीजन बना लीजिएगा, पसंद कर रहे हैं? तो ये ऑक्सीजन क्या है, हमारे जीने के लिए जरूरी है, हमारे क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लगभग सबके लिए जरूरी है। तो ये तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। अभी कोरोना में आप सुनेंगे कई सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर में सप्लाई किए जा रहे हैं, और वो ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है तो पेशेंट का डेथ हो जा रहा है। ये तो इसको हम लोग प्राणवायु बोलते हैं, नहीं, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑक्सीजन जनरेशन बायोडाइवर्सिटी के चलते, प्लांट्स के चलते। आपको तो पहले भी बताया है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, याद करो, अमेजन रिवर बेसिन ब्राजील में, वहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, कई सारे प्लांट स्पीसीज हैं, खूब घना रेन फॉरेस्ट है। वहां से तो इतना ऑक्सीजन निकलता है जितना पूरे, ऐसे बोलो कि पूरे जो अर्थ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है उसका लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट निकलता है। तो आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि तब हम लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट को या अमेजन रिवर बेसिन के एरिया को हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्लियर है ये? चलिए, सेकंड, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये पढ़ा नहीं है क्या आपने, बायोजियोकेमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अगर ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो जो पोषक तत्व हैं उनका साइक्लिंग, उनका चक्रण नहीं होगा, और जब चक्रण नहीं होगा तो हमारे लिए, ऑर्गेनिजम्स और प्लांट के लिए पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाएंगे, हमारे लिए अनुपलब्ध हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, धीरे 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 हमारा फिर खात्मा होने लगेगा। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए भी बायोडाइवर्सिटी जरूरी है। आपने पढ़ा ना, एक मान लो कि CO2 का साइक्लिंग आपको देखना है, अगर देखा कैसे एटमॉस्फेयर में CO2 था, वहां से
प्लांट फोटोसिंथेसिस से उसको क्या करते हैं, अपने अंदर फिक्स करते हैं, फिर वो ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में एनिमल में आता है, फिर प्लांट और एनिमल का डेथ होता है, तो डिकम्पोजिशन के बाद से वो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए बायोडायवर्सिटी जरूरी है। नेक्स्ट, क्लाइमेट रेगुलेशन। आज तो हम इस दौर में जी रहे हैं, आपका जन्म इस दौर में हुआ है जहां पर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन। नहीं, जिस समय में पहले जाड़ा होता था अब उस समय में गर्मी होता है। जब गर्मी का होना चाहिए ऋतु या बोलोगे सीजन, उस टाइम में रेन होते रहता है। तो ये टोटली इफेक्ट किसका है, क्लाइमेट चेंज का या जलवायु परिवर्तन का। नहीं, तो क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, बायोडायवर्सिटी या प्लांट्स करते हैं। आप सुनते हैं ना, ट्री ढेर सारा लगाइए, ढेर सारा प्लांटेशन करिए, ढेर सारा वन लगाइए, नहीं फॉरेस्ट लगाइए। फायदा क्लाइमेट को रेगुलेट करेगा, ऑक्सीजन जनरेशन करेगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करेगा। नहीं, तो ये सब बड़ी चीजें हैं जिनका वैल्यू नहीं लगा सकते हम लोग। चलिए, पॉलिनेशन नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ब्रॉड यूटिलिटेरियन में, वो है पॉलिनेशन या परागण। आपको बताया है ना कि पॉलिनेशन भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऐसा, देखो ये पॉलिनेशन या परागण क्या एक प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। किसमें, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में, पुष्पीय जो पौधे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए परागण का प्रोसेस जरूरी है। इसमें होता क्या है, तो मान लो कि मेल फ्लावर है या मेल फ्लोरल पार्ट है, पुष्प का भाग है एंड्रोसियम, उसके एंथर से परागकण या पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाकर के पहुंचते हैं और तब जाकर के कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का या निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है और बीज का या सीड का निर्माण होता है। अब जरा देखो तो ये पोलिनेशन कौन कराता है, अधिकांश पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है। किससे होता है, कीटों से होता है, और कीट में प्रमुखता से बीज हैं, आपको बताएंगे हम। जो मधुमक्खियां हैं वो पॉलिनेशन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होती हैं प्लांट में। तो जरा सोच के देखो, ये अगर बायोडायवर्सिटी घटेगा, अगर इंसेक्ट्स की संख्या कम होगी, तो आपको नहीं लगता है कि तो फिर प्लांट की संख्या घटने लगेगी। नहीं, ऐसा ही आपको बताया था कि जो चमगादड़ हैं, बैट, ये पोलिनेशन कराते हैं सेमल और कदम में। तो अगर बैट ही अगर मान लो किसी कारण से नष्ट हो जाएं, तो फिर सेमल और कदम भी क्या हो जाएंगे, प्लांट स्पीसीज नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। नहीं, बर्ड्स से पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स जो होती हैं पक्षियां, ये पॉलिनेशन कराती हैं। बात समझ में आ रहा है, तो पॉलिनेशन। नेक्स्ट है फ्लड एंड सॉइल इरोजन कंट्रोल, बाढ़ और जो मृदा क्षरण है, मृदा अपरदन है, उसका नियंत्रण प्लांट करते हैं। आप देखते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है पानी से, तो वहां पे क्या करते हैं, प्लांट लगा देते हैं, घास लगाते हैं, जिस कारण मिट्टी बहे नहीं जल के साथ। नहीं, बाढ़ को नियंत्रित करता है ये। तो फ्लड एंड सॉइल इरोजन कंट्रोल करता है। माइक्रोबायल वेस्ट मैनेजमेंट, आपने डिकम्पोजिशन पढ़ा है, डिकम्पोजिशन बोलो, अपघटन। नहीं, अब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो सूक्ष्म जीव जो अपघटित हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उनको अपघटित करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं और धीरे धीरे वो सॉइल का, मृदा का भाग बन जाता है। कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये माइक्रोबायल वेस्ट मैनेजमेंट या डिकम्पोजिशन। नहीं, और क्या वैल्यू है भाई, तो एस्थेटिक वैल्यूज हैं। नहीं, एस्थेटिक वैल्यूज प्लेजर के लिए हम लोग को प्लांट स्पीसीज चाहिए, एनिमल स्पीसीज चाहिए। नहीं, आप सोच देखो, आप जिस रूम में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, आप सुबह में जगह अपने विंडो खोला और खूब लहलहाता हुआ हरा हरा घास आपको दिख रहा है, प्लांट दिख रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिख रहे हैं आपकी खिड़की से, विंडो से, आपके गेट से, आपको कितना मजा आएगा, आपको कितनी शांति मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा, आपको प्लेजर, आनंद मिल रहा है आपको। इसका मतलब है कि बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे, किस लिए करेंगे, एस्थेटिक वैल्यूज के लिए करेंगे, आनंद या प्लेजर के लिए करेंगे। ये समझ में आया आपको, दो, नैरो यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉड यूटिलिटेरियन। लास्ट इथिकल रीजंस हैं, इथिकल बोलते हैं नैतिक, हिंदी में समझिएगा, नैतिक कारण है, नैतिकता आप लोग समझते होंगे, मोरल वर्ड भी यूज करते हैं ना इसके लिए, मोरल बोलो, नैतिक कारण है। अब बताओ ना, ये तो हम लोगों के
जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब बोलते हैं कि भाई इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, सब बराबर हैं, सबको इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहने का बराबर हक है। तो बताओ, हम लोग अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते हैं तो क्या ये नैतिक रूप से सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो नैतिकता के आधार पर भी क्या होना चाहिए? बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण होना चाहिए, जीवों का संरक्षण होना चाहिए। समझ में आया ये? तो हमने अभी आज के वीडियो लेक्चर में देखा कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण क्यों किया जाए। हमने वो सारे कारण खोजने का कोशिश किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण या कंजर्वेशन किन किन तरीकों से, किन किन विधियों से किया जाता है। गुड लक, थैंक यू, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।